नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया। आपको बता दें कि इस वक़्त किसानों का फिर से आंदोलन शुरू हो चुका है। किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है एक बार फिर, क्योंकि 8 दिसंबर को किसानों को दिल्ली जाना था। इससे पहले 6 तारीख तय की गई थी किसानों की तरफ से, लेकिन किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया और आज लगभग 101 किसान, मात्र 101 किसान जो है वो दिल्ली की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको देश की राजधानी में प्रवेश नहीं है, उनको देश की राजधानी में एंट्री नहीं है। आखिर क्यों? और अब तो सिर्फ वो किसान जो है पैदल ही जाना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ में किसान जा रहे थे, उन्होंने बाद में ये तय किया कि चलिए हम पैदल जाएँगे दिल्ली, लेकिन इसके बावजूद भी अब किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और किसानों की सिर्फ जो उनकी 13 माँगे हैं, किसानों की उन माँगों को सरकार आखिर क्यों नहीं मान रही है, इन सब पे भी हम बात करेंगे। और इसके बाद अब आज किसानों को फिर से दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया। अब किसान आगे क्या इस पे उनका अगला क्या सोचते हैं वो। और आज किसानों की जो है बॉर्डरों पे शंभू बॉर्डर हो, चाहे वो दिल्ली का बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, वहाँ से किसानों को दिल्ली कूच के लिए नहीं जाने दिया जा रहा और ऊपर से पुलिस और किसानों के बीच में झड़प देखने को मिल रही है और आंसू गैस के गोले जो हैं लगातार किसानों के ऊपर दागे जा रहे हैं। आखिर एक बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या ये देश का ही किसान है? क्योंकि जिस तरह से क्योंकि सरकार के ही आदेश हैं, तभी पुलिस किसानों के ऊपर कभी आंसू गैस के गोले छोड़ती है, कभी पानी की बौछारें होती हैं। लेकिन इन्हीं सब पे हम बात करेंगे कि आगे किसान क्या बड़ा फैसला लेंगे या आंदोलन जो है किस ओर रुख करेगा। इसके लिए हम आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, आज किसान जो है फिर से दिल्ली जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? बस आप देख रही हैं अब क्या हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। हुँ, हमारा सवाल भी यही है कि आखिर दिल्ली ये किसानों को क्यों नहीं आने रहे। दिल्ली क्यों नहीं आने रहे। नोएडा के किसान दिल्ली आने की कोशिश करते हैं, लाठीबाजी जाती है। जी। पंजाब से किसान दिल्ली आते हैं, लाठीचार्ज। हम लोग यूपी जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। और आपके लद्दाख से चल के दिल्ली तक आते पैदल, अपनी बात करने के लिए उन्हें रोक दिया था। आखिर ये सरकार दिल्ली को क्या समझ रही है। हुँ, दिल्ली क्या है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली से हिंदुस्तान का पैसे का बंटवारा होता है। दिल्ली सरकार बैठती है, दिल्ली से ही सब कुछ चलता है। अपनी बात में दिल्ली नहीं आएंगे और कहा जाएंगे किसान। तो ये एक प्रकार एक हिटलर टाइप का अपनाया जा रहा है। अब तक क्या कहते थे, अब तक कहते थे किसान ट्रैक्टर लेकर ही क्यों दिल्ली आते, पैदल क्यों नहीं आते, बस से क्यों नहीं आते। हाई कोर्ट ने जी। भी यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, आप पैदल जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। हम रिक्वेस्ट की हम पैदल आइए। अब हुँ। अब पैदल तो आ रहे हैं, अब पैदल आ रहे हैं। आप पैदल पे ही गोली छोड़ रहे हो आप आंसू गैस के। आप चाहते क्या, आप पूछो चैन से। कितने कमजोर वही एक सरकार है बड़ा ये। स जी, यही एक बड़ा सवाल है। आखिर सरकार क्या किसानों से बात नहीं करना चाहती? क्या सरकार की तरफ से कोई भी एक ऐसा डेलीगेशन नहीं है जो किसानों से बात करे, आकर के सामने? बात क्या है, सरकार किसकी है। आज सरकार हुँ, का नाम है मोदी सरकार। हुँ, और मैं कर दूं, मैं बिल्कुल आपको चैनल से कर रहा हूं, इस बात को लेकर प्रूफ कर दूंगा मैं। जी। मोदी सरकार और मोदी हुँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान विरोधी उनका नाम है इस देश में, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और इसकी शुरुआत कब से हुई। ये प्रधानमंत्री जो थे, सत्ता में जाकर बैठे तो किसानों को एक बोनस मिलता था। बोनस, गेहूं पर, धान पर एमएसपी एक्स्ट्रा बोनस मिलता था। प्रधानमंत्री ने पहला काम किया, एक महीने के अंदर मीटिंग बुलाई और लाल कलम घुमाई, आज तक किसानों को बोनस नहीं मिलेगा। पहला स्टेप लिया। दूसरा स्टेप देखिए आप, भूमि अधिग्रहण कानून जो 2094 का, सॉरी 1894 अंग्रेजों का कानून था, हुँ, वो कानून जिसके तहत 200 लाख करोड़ हेक्टेयर जमीन किसानों को छीनी की बात के अंदर, और सरकार हुँ, उसको बदल नहीं पाई कोई भी। वो कानून जब बदला गया 14 में, राहुल गांधी की जीत के, राहुल गांधी ने बदला हुआ कानून, वो कांग्रेस पार्टी का कानून बदला और पूरे हिंदुस्तान की पार्टियों ने मिलकर बदला। वो भाजपा भी शामिल थी इसमें।
राजनाथ सिंह थे, आपके गडकरी थे, श्रीमती जेटली थे, सबने सबने सुझाव दिए अपने, सबके माने गए, और पूरे पूरे हिंदुस्तान के पार्टियों ने मिलकर सर्वसम्मति से अगर कोई काम किया भारत के अंदर तो भूमि अधिग्रहण कानून को बदला और नया कानून बनाया। तब ये मुख्यमंत्री गुजरात के थे, तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे ये, और जब वो कानून बदला गया, पहला नियम ये था कि जमीन अगर छीननी किसान से लेनी है तो कलेक्टर मालिक होते थे उसके, वही तय करते थे भाव और वही एक्वायर करते थे। नए कानून में ये हो गया, किसान की बिना सहमति के जमीन नहीं ली जाएगी, और अगर कोई जमीन ली भी जाएगी सहमति के बिना तो ली नहीं जाएगी, और सरकार अगर उसको लेती है अपने तरीके से तो दो कानून बना दिए। गांव की जमीन है तो उसका 4 गुना भाव देना होगा आपको बाजार भाव से, शहर की 2 गुना देना होगा बाजार भाव से। उद्योगपति हिल गया भारत का, हिल गया उद्योगपति पूरा। अब फिर अहमदाबाद में मीटिंग होती है, और अहमदाबाद की मीटिंग में उद्योगपति बैठते हैं सब गुजरात के, अडानी अंबानी जब बैठते हैं, इन्होंने कहा भाई ये क्या हो गया मोदी जी, आपकी पार्टी भी शामिल है इसे कराने में। बस वही एग्रीमेंट हो गया मोदी जी का अडानी के साथ, ठीक है कोई बात नहीं, अभी नया कानून बने तो है, लागू नहीं हुआ, अभी लागू होगा सरकार बनने के बाद, देख लेंगे, हमने तो दिल्ली आप, बस हो गया एग्रीमेंट। और बस क्या हो गया कि अब मोदी जी को दिल्ली प्राइवेट बनाना, रख दिया राजनाथ सिंह अध्यक्ष पार्टी के, रख दिया प्रस्ताव उनके सामने कि मोदी जी को अगर आपने प्राइवेट कैंडिडेट नहीं बनाया तो हम आपको फंडिंग नहीं करेंगे। बस हिल गई पूरी पार्टी, बना दिया कैंडिडेट मोदी जी। और पहला चुनाव हुआ 70 साल की हिस्ट्री में भारत का, जिसमें एक ऐसा ब्रांड नाम था गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, मोदी गुजरात मॉडल। हम तमाम सही जमाती बातों की 200 दो करोड़ रोजगार भी देंगे, 200 स्मार्ट विलेज बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बच्चों को रोजगार देंगे 2 करोड़ हर साल, टैक्स खत्म करेंगे, हम तमाम बातें की, आमदनी के साथ दूरी करेंगे, सब बातें पूरी कर दी। लोगों लगा रहे भाई एक फरिश्ता आ गया दिल्ली में, कुछ सब कुछ हो जाएगा, और बस प्राइम मिनिस्टर बन गए। और प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो कानून जो पूरी संसद ने पास किया था उसको मोदी जी वो 1 जनवरी को लागू होना था, सरकार बनी मोदी जी की, 31 दिसंबर को अध्यादेश ले आए कि नहीं नया कानून लागू नहीं दूंगा। यानी जो कानून पूरी भाजपा ने पास कराया हो, पूरे विपक्ष ने पास कराया हो, कांग्रेस पार्टी ने पास किया हो राहुल गांधी के प्रयास से, उस कानून को लागू न होने के लिए मोदी अध्यादेश ले आए कि मैं इसे लागू नहीं दूंगा। मतलब आप समझिए पूरे भारत में एक व्यक्ति, तब मैं तो जिस दिन मोदी बोले थे पार्लियामेंट में एक अकेले सब पर भारी, तो मैं तो बता सब पर भारी हो गया एक आदमी, एक अकेला व्यक्ति भारत का नए कानून को लागू रोकने के लिए अध्यादेश लिया राष्ट्रपति के माध्यम से, और वो अध्यादेश 6 महीने के अंदर पास होने से राज्यसभा लोकसभा से पास नहीं हो पाए वो, क्योंकि राज्यसभा बहुमत नहीं था। उस बीच में हम खड़े हो गए लड़ने के लिए, हमारी मीटिंग हुई दिल्ली में पीस फाउंडेशन में, सब संगठन इकट्ठे इंडिया के, हम संगठन हमने लड़ाई खड़ी कर दी, यही को रैली हुई बहुत बड़ी दिल्ली में। तो जब वो कानून 6 महीने में पास नहीं हुआ, दोबारा फिर ले आए मोदी जी अध्यादेश, 3 बार लाए। एक अकेला व्यक्ति भारत के इतिहास में, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, पूरी पार्टी का पास करा कानून था वो, अकेला व्यक्ति रोकने 3 अध्यादेश लेकर आया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका क्योंकि इन पर बहुमत नहीं था, किसान खड़े हो गए भारत के। अब नया कानून लागू हो गया, और नया कानून लागू हुआ, आज क्या स्थिति है, मेरे यहाँ एक नहर निकल रही है, पुराने कानून से जो मुआवजे मिले थे वो 6 लाख रुपए एकड़ मिल रहे थे, अब नया कानून जो आया है इससे उसी नहर का मुआवजा भी मिल रहा है, पूरी नहीं हुई है वो, अब 72 लाख रुपए एकड़ मिल रहे हैं, 72 लाख रुपए एकड़। ये तमाम पैसा जमीन के लूट का 2 खाते में जा रहा था, सब जा रहा था। अब ये कानून पास होता ही पूरा मीडिया मोदी के साथ खड़ा हो गया, बोले मोदी बहुत बढ़िया आदमी है, इन्होंने तो जो है अब हवाई लूट के लिए कोशिश की, अलग बात हो गई, नहीं रोक पाए, जमीन नहीं छीन पाए हमारी, ये फिर बिल ले आई थी, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, अब तुम्हें फसल छीनेंगे हम, बिल भी हम रोक दिए 13 महीने बैठ के। अब आप मुझे बताओ, ये पूरे विश्व के इतिहास की पहली घटना है कि 13 महीने भारत का किसान चौखट में बैठा, प्रधानमंत्री चौखट पर दिल्ली, 700 लोग शहीद हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं 13 महीने बाद, कहते हैं कि साहब मुझे भूल हुई और मैं समझ नहीं पाया, आप सही कह रहे थे और मैं बिल वापस देता हूं। कौन जिम्मेदार 700 लोग मानने का, बताइए कौन जिम्मेदार है? जो प्रधानमंत्री अमेरिका में व्हाइट हाउस पे हमला हुआ, 4 लोग मारे गए थे, उनके लिए ट्वीट करता है, भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के 4 लोग मौत पे ट्वीट करता है, मुझे दुख है।
जी। हिंदुस्तान से किसानों कहता है कि मेरे लिए मरेगा ये। अब बताइए आप किससे बात करें। सवाल ये है, आज कोई लीडर नहीं है, सत्ता है डीलरों के हाथ में, ये डीलर है डीलर। सत्ता नहीं है लीडरों के हाथ में। लीडर इसी पार्टी में थे, लीडर इसी पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी थे लीडर। एक वोट से सरकार कर रही थी उनकी, एक वोट से केवल। लोगों ने कहा, पार्टी ने कहा एक वोट खरीद लो आप, सरकार चलाओ। उनका अच्छा, वो पार्लियामेंट में गए, भाषण दिया। उन्होंने क्या बोला था, वो लीडर थे भारत के, देशभक्त थे वो। उन्होंने बोला नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसके अंदर लोग तो जिंदा रहना चाहिए, सत्ता आती है जाएंगी, आती है जाती है, आएंगी जाएंगी, मैं ऐसी सत्ता को चिमटी नहीं छूंगा जो भ्रष्टाचार कराती हो। रिजल्ट कर दिया, आप बताओ मुझे। और एक डीलर बैठा है, सत्ता की डील करता है रोज रोज, डील तो हो रही है, हरपाल हो गया जी। डीलर तो सर, अब 13 महीने आंदोलन के बाद जब मोदी जी किसानों के सामने झुके, उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझसे गलती हुई, मैं अपने ये जो किसानों के लिए जो बिल लेके आए थे, वो उन्होंने उसके लिए जो है किसानों के सामने वो झुके भी। लेकिन जब उन्होंने वो वापस ले लिए, तो फिर किसानों की वो मांगे पूरी क्यों नहीं की जा रही हैं? नहीं, क्या हाँ मैं कह दिक्कत रहा आ हूँ, रही है आपकी? जी। जब मैं बिल वापस लिया था, बिल वापस हुँ, लिए थे, दो बात थी हमारी। और कर्ज माफी और एमएसपी मेन समस्या थी, क्योंकि हुँ, एमएसपी पूरे भारत के 1 बीघा किसान से लेकर 10,000 बीघा किसान तक की लड़ाई है वो। एमएसपी पूरे भारत की लड़ाई है। तभी हुँ, वादा किया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, किसानों को लेंगे उसके अंदर, और बहुत जल्दी हम एमएसपी गारंटी निकाल देंगे। आज तक नहीं दिया। हुँ, जब नहीं दिया तो दोबारा उसको लेने के लिए हम लोग दिल्ली आ रहे थे, सब पंजाब से आ रहे थे, यूपी से हम लोग। क्या हाल हुआ खरौली बॉर्डर पर, बताइए आप। हुँ, बॉर्डर ऐसे सील किया गया जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं होता सील कभी। पक्की दीवार लगाई गई, बिल्कुल। कांटे गाड़े गए, बुलेट छोड़ी गई, गोली मारी गई, ट्रैक्टर तोड़े गए। अरे क्या है, सड़कों पे कीलें आप ठोक दी गई। बताइए आप। तो मैंने पहले कह दिया आपको, ये प्रधानमंत्री, मैं बहुत साफ कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री की नीयत खराब है और किसान दोनों ही व्यक्ति है ये। ऐसा नहीं है कोई और बन जाए प्रधानमंत्री भारत का, भाजपा का कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी नामक वो कारपोरेट की बात करते हैं हमेशा। हमारी देखो आप, ये बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लॉकडाउन में तमाम सेक्टर जो थे, आप देखिए, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर था, जो वो तुम्हारे मैन्युफैक्चर था, जो कार बनाता है, कार बनाता जी। है, ट्रैक्टर बनाता है, आपके स्कूटर बनाता है, मोटर बनाता है। ये सेक्टर आया निकल के बाहर और बोलता है कि हमें नुकसान हो गया, हमारी कार नहीं बिकी, हमारे ट्रक नहीं बिके, हमारी मोटरसाइकिल नहीं हुँ, बिकी, हमें नुकसान हो गया। 1,20,000 करोड़ का पैकेज देती है वित्त मंत्री, जाओ नुकसान पूरा कर लो अपना। केवल ना बिकने पर, केवल कार खड़ी खड़ी है उनके, बिके नहीं हमारी। फिर बिल्डर आ गए, हुँ, आपने बिल्डिंग बनाई, हमारी बिल्डिंग नहीं बिकी, मकान नहीं बिके, हमें नुकसान हो गया। 25,000 करोड़ का भेज दे दिया। अब किसान रह गया। किसान ने बिना कोई बजट लिए, बिना कोई सहायता लिए, इस भारत की लॉकडाउन में 3% ग्रोथ बढ़ा दी, इंडिया की ग्रोथ बढ़ाई, देखिए आप। जी। और तब अडानी अंबानी ने लग गई प्रधानमंत्री की, अब इस फसल को लो, ये बहुत बड़ा सौदा। 12,000 अरब डॉलर का जो कारोबार था खेती का, उस पर इन्होंने कहा कि अब ये हमारे हमारे करो। और फिर अडानी की मीटिंग होती है, और रात के 12 बजे प्रधानमंत्री बिल लाता है 3, और पास कराता पार्लियामेंट से। और फिर 1 साल तक इसका पूरा गोदी मीडिया जो बैठा दिल्ली में चीख चीख कर चल जाता है, बिल सही है, किसान ही नहीं है ये जो विरोध कर रहे हैं दिल्ली में आकर, किसान नहीं है ये, उग्रवादी है, हुँ, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, पिक्चर खा रहे हैं, रेपिस्ट है। मंत्री कहते रेपिस्ट कहती है। क्या कहा नहीं कहा हुँ। उन्होंने, क्या कहा नहीं कहा। झंडा फहरवा के अपने आदमी से लाल किले पर कह रही है किसान तो तो क्या दि है। तो इन किसानों को आज दिल्ली ना आने की वजह क्या यही है कि ये किसान ना होके ये खालिस्तानी और आतंकवादी हैं ये? क्या है जी, इसीलिए किसानों को प्रवेश नहीं है? इन किसानों को, जो किसान दिल्ली आना चाहते, क्या इनको इसीलिए प्रवेश नहीं मिल रहा कि ये खालिस्तानी और आतंकवादी हैं? मैं ये तो कह रहा हूँ, खालिस्तानी हुँ, बोल रहा। अरे आप प्रधानमंत्री, हम ये बात करें, आप बात माने ना माने ये अलग बात हो गई। हम उठाएंगे अपने मुद्दे, वो अलग बात है, आप सहमत हो ना हो। लेकिन आप ये कहेंगे खालिस्तानी है, आप ये कहेंगे हुँ, पाकिस्तानी है, किसान नहीं है ये। इतना कितना गंभीर बैठे, देखिए आप। और ये कहेगा मुख्यमंत्री खट्टर कहता है कि तो किसान नहीं है। अरे कौन किसान है हुँ, बताओ मुझे, और किसे कह रहे हो आप खालिस्तानी। जी। जिस पंजाब, क्या जानते हैं
पंजाब के किसान कौन है? पंजाब के किसानों ने हमेशा लड़ाई जब भी लड़ी पूरे भारत में लड़ी है। उन्हें मिल रही है एमएसपी, उन्हें आज भी एमएसपी 90% मिल रही है हरियाणा पंजाब को, लेकिन वो लड़ रहे हैं पूरे भारत की लड़ाई। डल्लेबाजी ने कहा लड़ाई हम पूरे भारत की लड़ रहे हैं, उससे वो आमन से बैठ गए। ये बताइए, एक एक 70 साल का बुजुर्ग आज मजबूर हुआ है अपनी कोरोना जाने के लिए, आज बैठे हो खरन वाटर पार्क तक अपने बेटे के, मैं खाने नहीं खाऊंगा जब तक 7 दिन हो गए आज। बताइए आप, वो पूरे देश की लड़ाई लड़ने की बात करें, पूरे देश की लड़ाई है अभी ये। जी, अभी कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी किसानों को लेके बोला, हालाँकि वो बोलते नहीं है कभी किसानों को, लेकिन पहली बार वो किसानों को लेकर बोले हैं, किसानों के पक्ष में। और जो कृषि मंत्री थे पहले, उनके ऊपर भी उन्होंने उनको घेरते हुए बोला कि जो किसानों की माँगे हैं, उनको पूरा क्यों नहीं किया गया, उनके वादे क्यों पूरे नहीं किए गए अब तक? अरे ये अभी पता क्या नहीं कहेंगे जो बोल जगदीप रहे हैं ना धनखड़ आज, के इन बयान पे? जी। ये जो आज बोल रहे हैं, हुँ, ये 13 महीने नहीं बोले, जब भी बोलना चाहिए था। अच्छा आज बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ चलो बहुत अच्छी बात है ये। अगर हुँ, इनका आज पुत्र हुआ है और इनकी समझ में भी आज आ गया है, अगर सही कह रहे हैं किसान के बेटे हैं ये, तो कहे खुल हुँ, के आप किसानों को, कहे अगर नहीं माने रिजाइन कर दूंगा, आऊंगा किसान भी खिलाफ हुँ, बैठ के, कहे ना बात सुनेंगे। हम तो कहें इनकी हुँ, आत्मा जागी, अच्छी बात है, इनकी आत्मा जागी तो सही। वही ऐसा होता है कभी कभी आत्मा जागती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है कभी कभी, बहुत लोग बहुत बड़ा कुर्बानी देनी पड़ जाती है। एक मिसाल है जी, भारत की, जब वो जो था आपका 70-57 की लड़ाई हुई, उसमें सिराजुद्दौला का उनके बीच में हुई थी 57 की लड़ाई, हुँ, उसमें मीर जाफर था सेनापति सिराजुद्दौला का, वो मिल गया गरीबों से, सेनापति मिल गया गरीबों से। पहला एंट्रेंस अंग्रेजों की हुई भारत के अंदर लड़ाई में, जो सेनापति मिला वहां प्लासी के युद्ध में। और जब लड़ा, देखिए 40,000 फौज नवाब के पास थी, अंग्रेज के पास 10,000 फौज थी, और नवाब जो वहां परास्त हो गया क्योंकि उसे सेनापति मिल गया जाके। ये फर्स्ट एंट्री अंग्रेजों की थी भारत के अंदर। और जब मीर जाफर को ले जा रहे थे अंग्रेज बिठाने गद्दी पर, नवाब गद्दी पर ले जा रहे बिठाने जा रहे थे, तो वो गद्दी में नहीं बैठ रहा था, रोल लगा जाके, और रोल लगा, क्या ना मैं नहीं बैठूंगा। बोले क्यों? कि मैंने अपने नवाब के साथ गद्दारी की है, मेरी आत्मा जाग गई आज, मैंने गद्दारी की नवाब के साथ, मेरी आत्मा जाग गई। तो हुँ, क्लाइंट ने कहा, जो जन कर्नल था उनका, बोले अब आत्मा जागने कोई फायदा नहीं है, आपकी आत्मा जागने में बहुत देर हो गई, नवाब तो अब हार चुके हैं, अब तो आपको बैठना पड़ेगा हमारी कठपुतली बन के। जी, बैठा, तो एक मालिसन था राइटर इंग्लैंड का, उन्हें किताब लिखी पूरी, उसने लिखा डिसाइसिव वैलेट फील्ड ऑफ इंडिया। और उन्होंने किताब में लिखा कि आज हमने अपनी आंखों से देखा कि हिंदुस्तान के व्यक्ति की आत्मा जागती तो है, लेकिन सब कुछ खोने के बाद जागती है। जी, ये उन्होंने लिखा, जागती तो है लेकिन सब कुछ खोने के बाद जागती है। आज इनकी भी जाग रही है, अच्छी बात है, जी। जाग रही बहुत अच्छी बात है, जगा तो रहे अपनी को, हुँ, हुँ, जगा रहे तो अच्छा और आगे फायदा मिलेगा। तो कम से कम आत्मा जागी, अच्छा हम स्वागत करते हैं। हम तो कह रहे हैं और भी बहुत बैठे हैं ऐसे 54-58 रुपया बहुत बैठे इस पार्टी में, हम अब भी कह जी, रहे हैं इस भाज इसके इनके साथ बहुत चवन्नी बैठी है, वहां बहुत ठंडी बैठी है, रुपए बैठे हैं। अरे इनकी आत्मा पलटे से कम से कम, ये अपने आत्मा मारा बैठे हैं सब। बात तो ही हो रही है आज, आत्मा मार चुके हैं, आत्मा मर चुकी है, इनकी आत्मा जिंदा नहीं है, आत्मा मर चुके हैं लोग, इनके अंदर चाहते हरपाल बोलना, ये गुलाम हो जी, चुके, गुलाम मानसिकता के लोग हुए हैं अभी। जागी आत्मा, अच्छी हरपा बात समझ करते हैं, और की जाए तो अच्छा है, बस हम कह जी। रहे हैं। अ, सर ये बताइए, अब ये जो आंदोलन है किसानों का, ये अब किस ओर रुख लेगा? किस दिशा में अब ये आंदोलन जाएगा? अब ये आंदोलन, देखो बात सुनो, ये तो बहुत साफ कर दिया, हुँ, खनौरी और सप्पू बॉर्डर पे जो हमारा मोर्चा है, जिसमें हुँ, किसान मजदूर यूनियन है और बीकेसी नॉन पॉलिटिकल है, जी, कोई नेता नहीं है इसमें अब जो डील करते आया आंदोलन को, हमेशा वो नहीं है, सब हार है। इसलिए ये बिकेगा तो है नहीं आंदोलन, न हुँ, बिकेगा, न डरेगा, न झुकेगा। हमारा एक ही नारा, न बिकेंगे, न डरेंगे, न झुकेंगे। हुँ। आंदोलन लंबा हो सकता है, लेकिन आंदोलन लेकिन पर होगा। आपने बोला और कि ये इसको नॉन लेकर हमने पॉलिटिकल क्या है, किया, कल ये 9 ये तारीख नॉन में, पॉलि
9 सर तारीख आपने को बोला चला कि वो। नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन इस पे ये आरोप लगता रहता है कि ये आंदोलन जो है, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, ये सब विपक्ष की जो है ताकतें मिली हुई हैं साथ में। विपक्ष की अजय वजह बताओ से जो आप, है ये आंदोलन हो रहा है। अजय बताओ मुझे आप, जी। और ये क्या कहेंगे बताओ? अच्छा आप ये क्या कहेंगे और इस बात बताओ? ये देश आंदोलनों से आजाद हुआ है। इस देश में कुर्बानी आंदोलन से मिली है और आंदोलनों में ही जन्मायत करा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उस आंदोलन में जो देश के लिए लड़ा गया आजादी का आंदोलन, उसमें इनकी कोई भूमिका नहीं थी, तो दिल्ली बैठे आज। इसलिए इन्हें आंदोलन से नफरत है। सत्ता से बाहर होते हैं ना ये, तभी आंदोलन करते हैं। सत्ता भागे ना, वही दिक्कत आती है। मेरा कहना सिर्फ ये है, आंदोलन हमें क्या मतलब विपक्षी पार्टी का मतलब भाई, आप मानते हो मेरी बात? मैं एक एग्जाम्पल दे दूं आपको। अगर आप ये नहीं चाहते हम दिल्ली आए तो ठीक है, आप जहां हम हैं वहां बात करना आके। जगह हमारे एक मध्य प्रदेश के नेता थे, राजगोपाल जी। हम्म। सरकार मनमोहन सिंह की थी, शुरुआत की सरकार थी, और वो 50,000 का जत्था लेकर दिल्ली आए। 50,000 लोग थे उनके साथ, पैदल मार्च करके दिल्ली आए। सरकार ने सोचा दिल्ली में आएंगे डिस्टर्ब होगा। 50,000 आज बहुत बड़ी पावर होती है, वेल डिसिप्लिन वो। सरकार के 5 मंत्री आगरा पहुंच गए, हवाई जाकर बात करी, और आगरा में ही उनकी सब बात मान ली गई, वापस चले गए। अरे तुम्हारी नीयत साफ तो हो, तुम नहीं चाहते दिल्ली आ, क्यों दिल्ली आ गए हम भाई? आओ भाई बात करो। वो दिल्ली तुम्हारे बाप की किसी के क्या? वो दिल्ली किसी बाप की है किसी के क्या? बताओ अच्छा आप, दिल्ली सबकी नहीं है क्या? चौधरी चरण सिंह एक बार जा रहे थे दिल्ली, जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, मैं साथ था, मैं पढ़ता था वहां उस वक्त, मैं आंदोलन में शामिल था उनके साथ। तो लोनी बॉर्डर में जब काफिला रुका, उस वक्त भी ये भाजपा शामिल थी सरकार में, शामिल थी ये हम्म। सरकार में, जनता पार्टी में। मदन लाल खुराना जी आए और रामपाल नेहरा जी, जो कोषाध्यक्ष थे लोक दल के, उनसे बोले आकर कह रहे बताओ, चौधरी साहब से कह दो आज चांदनी चौक में रैली है जनता पार्टी की, वो वक्त किसानों पर ना बोले। मतलब किसानों पर नहीं बोले वहां वो। तो अच्छा, जब रामपाल नेहरा ने चौधरी चंद्र कानूनी बात कही जाके कि नेहरा के ऐसा जैसा आप थोड़ा आज किसानों मत बोल रहा आप, तो पता है क्या जवाब दिया उन्होंने? बुलाओ खुराना को। खुराना जी बुलाएंगे मैं। तो चंद्र सिंह ने कहा था, ए मिस्टर खुराना, दिल्ली में नहीं बोलूंगा मैं, किसान को दिल्ली में नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान अमेरिका से बोलूंगा क्या? अब दिल्ली किसकी है ये? दिल्ली तय करती है मुकद्दर भारत का। मैं दिल्ली भेजा हूं बागपत के लोगों ने। दिल्ली में 550 एमपी बैठे हैं हमारे किसानों की जो है वो, और मैं तुम्हें ताजुब होता है, ये तमाम गुलाम बने बैठे हैं। अरे क्यों नहीं पूछते सरकार से बात पार्लियामेंट के अंदर? क्यों रोकते किसानों को आप? अबे क्यों रोक रहे हैं? बोलिए आप लोग। भाई हम तो पैदल आ रहे हैं, हम लोग हथियार है क्या? तो हम पैदल नहीं आंदोगे? तो ये जब तक जितना जुल्म करेंगे उतना आगे बढ़ेगा। इनकी गलतफहमी है, ये ताकत लगा लें, ये रुकेगा नहीं मूवमेंट, ये चलेगा लगातार। और अब हम ये कल 9 तारीख में पश्चिमी यूपी के, और बल्कि गोरखपुर और उधर आपके इलाहाबाद मंडल में भी हम ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे डीएमओ के द्वारा ज्ञापन जा रहे हैं राष्ट्रपति के लिए। और हमने कहा कि जब तक आप हल की समस्या नहीं करेंगे आप, तो वेस्टर्न यूपी के हर कलेक्ट्रेट पर भी अनशन होंगे। अब किन्हीं अनशन भी होंगे और आमंत्रण भी होंगे। अब लड़ाई बड़ी हो गई है भैया। तो हाँ, आप कह रहे हैं कि अब ये आंदोलन जो है बहुत बड़ा बनने वाला है और उत्तर प्रदेश के भी जो किसान हैं अब वो भी सड़कों पे उतर आएंगे। मैं सिर्फ एक बात कहनी चाहूंगा खाली, और को कभी नहीं आती। आज हो क्या रहा है कि जब कोई हवा चलती है ना, हम्म। तो छोटे छोटे तिनके उड़ जाते हैं जो कमजोर होते हैं। फिर थोड़ी तेज हवा चलती है और भी उड़ जाते हैं, आंधी में पेड़ उखड़ जाते हैं। लेकिन तूफान में जो खड़े रहते हैं मुकाबले में, वो जिंदा रहते हैं। वो जमीन वाले होते हैं, उनकी जड़ जमीन होती है। आज क्या हालत हो गई? आज ऐसा माहौल बन गया कि तमाम लोग सत्ता के साथ भागते हैं। हम्म। सत्ता बदलते ही, सत्ता जब बदलती है, मैंने देखा अपनी आंखों से, सत्ता जब बदलती है तो रातों रात गाड़ी झंडे बदल जाते हैं, लोगों की दिशा बदल जाती है।
तो ये इस सत्ता के साथ जुड़ा है, सब दलाल माफिया जितना भी है भारत का, सब इनके साथ जुड़ा हुआ आज, सब जी। मौज ले रहे आज, सब झंडे लगाए घूम रहे आज। ये हो रहा है, सत्ता बदलेगी तो उधर चले जाएंगे। तो लड़ाई सत्ता की कम है आज, लड़ाई सिस्टम से है, लड़ाई व्यवस्था से। और हमारे कुछ सवाल है सरकार से, इस सिस्टम से सवाल है। विपक्ष के नेता हो या नेता हो, हमारा सवाल सिर्फ ये है कि एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं मिलना चाहिए। मैं सरसों पैदा करता हूं, तेल मैं नहीं बनाता सरसों का, तेल और हम बेचता। मेरी सरसों का भाव आप 7,000 रुपये कुंटल तय करते हो, और मेरी सरसों 5,000 नहीं बिकती बाजार में, और बाबा रामदेव सरसों के तेल में लेवल लगा के 250 रुपये लीटर बेचता है एमआरपी। क्यों बताओ? अभी सोयाबीन का भाव 7,000 रुपये कुंटल तय किया सरकार ने, एमएसपी मिल गया रहा 38,000 रुपये कुंटल। और तमाम सोया के जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी तैयार कर रही है, वो एमआरपी बिक रही है। मेरी मक्का आप 20 रुपये किलो खरीदते हो, मैं मक्का पैदा करता हूं, उसकी एमएसपी क्या करते हो आप? मुझे देते नहीं। और उसका जो पॉपकॉर्न है, इतना लिफाफे का 20 मिलता, वो कंपनी बनाती है। मेरा दूध देखिए आप, मेरा दूध बिक रहा 30 रुपये लीटर। जिस गाय को माता कहते हैं, उस माता का दूध बिक रहा 30 रुपये लीटर, जी। और उस माता का पेशाब बेच रहा है बाबा रामदेव 100 रुपये लीटर। अब मैं क्या सवाल है ये बताओ भैया? 100 रुपये बेच रहा है पेशाब, और उसके पेशाब का प्रचार कहां हो रहा है? टेलीविजन पर। ये सिस्टम क्या है? जी। लड़ाई व्यवस्था से हमारी। 100 रुपये लीटर पेशाब बिकेगा और दूध 3 लीटर बिकेगा, और फिर कहो किसान गद्दार है, ये आतंकवादी है, बाबा वफादार बाबा राष्ट्रभक्त है वो। ये सवाल है हमारे आज। टमाटर बिकेगा, अच्छा। सड़क पर फेंका जाएगा। टमाटर का सॉस कंपनी बनाती है, वो बिकेगी, इतना पैकेट बिकेगा 15 रुपये बिकेगा। तो ये जो पूरा रॉ मटेरियल है भारत का हमारा, उसको लूट रहे हो आप खुले हम। पहले कंपनी इंग्लैंड जाता था, मान लूट गया, 2 जा रहे आप। तो ये क्या आखिर तरीका में जी, आखिर में क्या उम्मीद है आपको इस सरकार से कि सरकार किसानों की मांगे मानेगी? किसान जो है दिल्ली तक जा पाएंगे क्या वो? है जी? आखिर में दोबारा बोलो। क्या जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि आखिर में ये सरकार के किसानों की मांगों को मानेगी, उनकी मांगे पूरी होंगी, और जो किसान आज बॉर्डरों पे हैं, क्या उनको दिल्ली में प्रवेश मिलेगा? क्या सरकार किसानों से बातचीत करेगी? ये कितनी ताकत लगा लें, हम्म। ये लगाएंगे, लेकिन हम दिल्ली आएंगे, रोकेंगे, चलते रहेंगे, आते चलते आते रहेंगे, हम्म। जाएंगे जरूर। लेकिन आज सवाल किसानों का भी नहीं दिखा लीजिए। वो हिंदुस्तान के छात्र, 10,000 छात्र इलाहाबाद में, 10,000, वो किसान नहीं थे, वो छात्र थे बेचारे, और बच्चे थे हमारे, वो जो कोचिंग करते हैं, प्राइवेट स्कूल पढ़ के आते हैं, कई लाख रुपये खर्च होता है, बाप जमीन गिरवी रखते उनके लिए, बैंक लोन लेते हैं। क्या करे थे वो? सिर्फ ये करे थे, परीक्षा हमारी एक दिन में करा दो बस, खाली उसको लेकर लाठी बजाएगी, मुझे लग रही थी। छात्र कोई बात करेंगे लाठी बजाई जाएगी। कर्मचारी क्या करे थे? हमें ओपीएस दे दो, हमें आप ओल्ड मैच स्कीम दे दो, हमें आप, लाठी बजाई जा रही है। 10-10 लाख कर्मचारी इकट्ठे हुए रामनगर ग्राउंड में, लाठी बजाई जा रही है। हम्म। तो ये तो एक ट्रेंड बन गया। कोई भी जो डिमांड करेगा आप बजाओ लाठी, लाठी कब बजती है? अब ये समझ लो, आखिरी बात कहूंगा, लाठी इसलिए बजती है कि नीति कौन बनाता है? नीति बनाते हैं ये लोग बैठ के, जो 5% देश को खा रहे हैं, जो देश को 5% लोग जो है, जो पूरे हिंदुस्तान का बजट खा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का तमाम पूरा पैसा खा रहे हैं, बैंक के खा रहे हैं, ये सब ये कानून बनाते हैं, हमारे कानून ये बनाते हैं। और इनका कोई बच्चा किसी आर्म फोर्सेस में नहीं है, चाहे पीएससी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, कोई नहीं इनका बच्चा हो। ना अडानी का अंबानी किसी का भी नहीं है। अब पॉलिसी बनती है अडानी के लिए, क्योंकि उसका खा रहे हैं ये, अंबानी बनेगी कोई सरकार आ चाहे, और उसका पालन कौन कराएगा? एडमिनिस्ट्रेशन कराएगा, कलेक्टर कराएगा, एसडीएम कराएगा, तो पालन कराइए। और ये पता है, इन्हें पता है, हम अग्निवीर योजना लेकर आए हैं, बच्चे सड़क पाएंगे। हम किसानों के लिए बिल लेकर आए, किसान सड़क पाएगा। हम बेरोजगार रोजगार नहीं दे रहे,
छात्र सड़क पाएंगे, ये पता है ये बात, लेकिन ये पता है जो सड़क पाएंगे रोकने कौन आएगा, उसी का बेटा आएगा, सिपाही आएगा, दरोगा आएगा, सीओ आएगा, उसका ही तो है वो। इन्हें पता टकराव होगा, क्योंकि ब्रिटिश टाइम की ट्रेनिंग है, अंग्रेज वाली ट्रेनिंग से तैयार होकर आ रहे हैं। सीधा एक ही बात कही जाती है, कुछ नहीं सुनना, मारिए आप, क्वेश्चन नहीं करेंगे आप क्यों मारे, क्यों नहीं पूछा कोई भी। जिस अधिकारी ने पूछ लिया क्यों मारे, वो सस्पेंड। अंग्रेज तो चाहते थे ऑर्डर ऑर्डर, अब क्या होता है, झगड़ा होगा, टांग टूटेगी, किसकी टूटेगी, वो भी किसान का, वो किसान का, मरेगा वो भी किसान, वो भी किसान का, इनका कोई नहीं मरता है। इसलिए सब कानून बना रहे। जिस दिन इस आर्म फोर्सेस में इनके बेटे आएंगे उस दिन नहीं बनाएंगे ये, इन्हें पता है ये बात, बिल्कुल ब्रिटिश पैटर्न पर राज चल रहा है, ब्रिटिश पैटर्न पर, हरपाल अंग्रेज भी करते हरपाल थे। जी जी जी, हरपाल जी, आपने छात्रों की भी बात की। जब इस सरकार में छात्र परेशान है, छात्र सड़कों पर है, किसान सड़कों पे है, किसान भी लाठियां खा रहे हैं, छात्र भी लाठियां खा रहे हैं। अभी बिहार में, अभी 2 दिन पहले देखा किस तरह से बिहार में भी छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, और उत्तर प्रदेश में भी अभी कुछ समय पहले इलाहाबाद में हमने देखा कि छात्रों पे किस तरह से लाठी चार्ज हो रहा है। तो आखिर कब तक ये चीज चलेगी? क्या भाजपा अगर जब तक रहेगी तो क्या ये किसान और छात्र सड़कों पे यूं ही भटकता रहेगा? जब तक इस हिंदुस्तान में हम्म। धर्म और जाति राजनीतिक मुद्दे होंगे, इकोनॉमिक बेसिक पॉलिसी नहीं होगी, ये करेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है इस लाठी बयान से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट हमारा धर्म पे मिलता है, वोट गाय पे मिलेगा, वोट भैंस पे मिलेगा, वोट और चीजों में, क्योंकि मीडिया पूरे दिन यही चलाता है, यही उसका एक टेप है, चलता है वो। जिस दिन हिंदुस्तान के लोग ये तय कर लेंगे कि देश के विकास के लिए जरूरी है, विकास जरूरी है इकोनॉमिक बेसिस पर पॉलिटिक्स करना, शिक्षा पर आई थी हो, सड़क पर आई थी हो, और आपके महंगाई पर हो, रोजगार पर हो, तब ये खत्म हो जाएंगे इस तरह के लोग, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक इनका एजेंडा चलेगा ये चलाएंगे, और चला रहे हैं। इसके लिए हम भी दोषी है, मैं खुद कह रहा हूं हम भी दोषी है। हमारा माइंड भी शट करने गया कि नहीं, देखो किस मस्जिद के नीचे मंदिर ऐसा ढूंढो, वो इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कोई नहीं ढूंढ रहा है, ये ढूंढ रहे हैं, दुनिया ढूंढ रही है। खदान कहाँ है सोने की, निकालो, तेल कहाँ ढूंढो, सिल्वर कहाँ ढूंढो, ये क्या ढूंढ रहे हैं, मंदिर कहाँ ढूंढो और मोहरा पीटो, ये माइंड वॉश कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी कैसे कर रही है, ये तो बना रहे दरअसल दिमाग ये में। जी बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है सर, क्योंकि भारत में आज हो क्या रहा है, भारत में यही हो रहा है कि जो आम जनता है उसको हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद तक की, मुझे लग रहा है कि अब यहीं तक सीमित हो गया है। और ये चाहते भी यही है कि जो हिंदुस्तान की जो जनता है वो बस मंदिर मस्जिद तक ही सीमित रहे, क्योंकि बीजेपी ना तो एजेंडों पे बात करना चाहती, ना मुद्दों पे बात करना चाहती है। रोजगार और महंगाई तो छोड़ ही दीजिए आप। लेकिन आपसे, आप क्योंकि संभल से आते हैं, और इस पे भी बात करेंगे हम, लेकिन इस पे बात करेंगे हम अगली किसी वीडियो में। लेकिन अभी फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू। नमस्कार।